ये कई बार पूछा जाता है पेपर में, हेडक्वार्टर ऑफ सेल किसे कहा जाता है, तो न्यूक्लियस को कहा जाता है, ठीक है। और न्यूक्लियस कब विजिबल होता है, जब स्लाइड में हम सैफरनीन या फिर आयोडीन सॉल्यूशन डालें, तभी हमें न्यूक्लियस दिखाई देगा। अगर हम उसे स्टेन, जो भी हमने स्लाइड बनाई है प्लांट सेल या एनिमल सेल की, अगर हम उसे स्टेन नहीं करेंगे यानी कि उसमें कोई कलर ऐड नहीं करेंगे, तो हमें न्यूक्लियस नहीं दिखाई देगा, ठीक है। सो जब भी स्लाइड बनाई जाती है उसमें सैफरनीन और आयोडीन इसीलिए डाला जाता है ताकि जो सेल है वो हमें क्लियरली विजिबल हो, ठीक है। सो न्यूक्लियस क्या होता है, ये किस तरह से काम करता है, इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, इन सब चीजों को समझते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया गया है, इट डायरेक्ट्स एंड कंट्रोल्स द सेलुलर एक्टिविटीज। जो भी सेल में एक्टिविटीज होती हैं, जो भी काम होते हैं सेल्स में, उन सबको ये आगे बढ़ाता है और कंट्रोल करता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है, इन यूकारियोटिक सेल्स ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट व्हाइल इन प्रोकारियोटिक सेल्स अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट। जो यूकारियोटिक सेल्स होते हैं, ठीक है, यूकारियोटिक सेल्स क्या होते हैं हम आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए क्या है, यूकारियोटिक सेल्स जो होते हैं इनमें एक वेल डिफाइंड यानी कि एक न्यूक्लियस, बिल्कुल अच्छा खासा न्यूक्लियस हमें विजिबली दिखाई देता है। लेकिन जो प्रोकारियोटिक सेल्स होते हैं, ये भी आगे पढ़ेंगे, प्रोकारियोटिक सेल्स क्या होते हैं, इसमें जो न्यूक्लियस है वो क्लियरली प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। वेल डिफाइंड यानी कि बिल्कुल अच्छा खासा, जो स्पष्ट दिखाई दे। यूकारियोटिक सेल्स में बिल्कुल स्पष्ट न्यूक्लियस दिखाई देता है, लेकिन प्रोकारियोटिक सेल्स में स्पष्ट न्यूक्लियस नहीं होता है, क्लियर नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, इट हैज ए डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे सेल, जो सेल है इसकी बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इसी तरह से जो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, कोई भी न्यूक्लियस, चाहे वो प्लांट सेल का हो चाहे एनिमल सेल का हो, तो इस न्यूक्लियस की आउटर डबल लेयर कवरिंग होती है, ठीक है। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इसी तरह से न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। और ये डबल लेयर होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि बाहर की एक झिल्ली, ठीक है। यहां पर एक डबल लेयर झिल्ली होती है जो भी न्यूक्लियस है उसकी। नेक्स्ट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स विच रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन और आउट ऑफ न्यूक्लियस। जो ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, न्यूक्लियस के चारों ओर एक मेम्ब्रेन यानी कि झिल्ली होती है डबल लेयर वाली। तो जो भी ये झिल्ली होती है इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक है, पोर्स यानी कि छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो रेगुलेट करते हैं, जो व्यवस्थित करते हैं किसी भी तरह की जो भी मटेरियल्स होते हैं उनके मूवमेंट की, ठीक है। यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का काम की बिल्कुल कुछ इसी तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह ही, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, बाहर से सेल के अंदर क्या जाएगा, बाहर क्या जाएगा, इन सब चीजों को रेगुलेट करता है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करता है, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में क्या जाएगा, इन सब चीजों को रेगुलेट करता है, ठीक है। न्यूक्लियस के बारे में नेक्स्ट पॉइंट दिया है हमें, इनसाइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इट कंटेन न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स एंड क्रोमेटिन मटेरियल। जो भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बता चुका हूं, जो सेल न्यूक्लियस होता है उसकी आउटर डबल लेयर जो कवरिंग होती है उसके अंदर की तरफ, यानी कि न्यूक्लियस में क्या क्या चीजें होती हैं, न्यूक्लियस होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं और क्रोमेटिन मटेरियल होता है। ये तीन चीजें पाई जाती हैं किसी भी न्यूक्लियस के अंदर, चाहे वो प्लांट सेल का है चाहे एनिमल सेल का है। अब ये तीनों चीज होती क्या है, न्यूक्लियस तो होता है इसमें एक लिक्विड टाइप, क्रोमोसोम्स और क्रोमेटिन मटेरियल क्या होता है। सो इस नेक्स्ट पॉइंट जो दिया है वो क्रोमेटिन मटेरियल के बारे में ही है। सो क्रोमेटिन मटेरियल कंसिस्ट ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। जो क्रोमेटिन मटेरियल है ये किन चीजों से बना होता है, डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डीएनए की फुल फॉर्म होगी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ये कई बार पूछ ली जाती है एक नंबर में, तो इसे याद कर लें। जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो डीएनए और प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। और जो ये क्रोमेटिन मटेरियल है इसका स्ट्रक्चर जो है वो थ्रेड होता है, ठीक है, धागा समझते हैं, थ्रेड जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है धागे की तरह, ठीक है। नेक्स्ट है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स किस तरह के होते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, रोड समझते हैं, जैसे लोहे की रोड होती है या प्लास्टिक की रोड होती हैं, उसी तरह का क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर होता है। और ये क्रोमोसोम्स जो है ये क्रोमेटिन मटेरियल से ही बने होते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम्स क्रोमेटिन मटेरियल से बने होते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ फ्यूचर फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन। आपने सुना होगा डीएनए टेस्ट के बारे में, ठीक है, कई बार सुना होगा, कुछ भी मूवीज वगैरह जो होती हैं उनमें सुना होगा डीएनए टेस्ट। सो डीएनए क्रोमेटिन मटेरियल में होता है और क्रोमेटिन मटेरियल से बने होते हैं क्रोमोसोम्स।
और क्रोमोसोम्स जो है वो इनहेरिटेंस फीचर्स जो हैं एक पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं टाइप ऑफ सेल्स। सेल्स जो हैं वो किस किस टाइप्स के होते हैं और कितने टाइप के होते हैं, और ये देखेंगे हम किस बेसिस पर, ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सेल जो है वो किस तरह से ऑर्गेनाइज हुआ है, उसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट हैं, किस तरह से प्रेजेंट है। ठीक है, सो टाइप ऑफ सेल्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं। दो तरह के सेल्स होते हैं, प्रोकार्योटिक सेल्स और यूकार्योटिक सेल्स। सो ये प्रोकार्योटिक सेल और यूकार्योटिक सेल्स हम न्यूक्लियस के कुछ पॉइंट्स पढ़ रहे थे, उसमें हमने देखा था। सो यहां पर क्लियर कर लेते हैं ये होते क्या हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रोकार्योटिक सेल्स। प्रोकार्योटिक सेल्स में हमें दिया है वेरी माइन्यूट इन साइज। जो भी प्रोकार्योटिक सेल्स होते हैं इनका साइज बहुत छोटा होता है। ठीक है, माइन्यूट यानी कि बहुत छोटा होता है। आगे है न्यूक्लियर रीजन नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियर रीजन होता है, ठीक है, कोई भी ये सेल है, इसमें अगर जो न्यूक्लियस है, अगर ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस जो है इसके बाहर की तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। ठीक है, जो झिल्ली होती है डबल लेयर वाली वो नहीं होती है, मींस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। ठीक है, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो एब्सेंट होती है। सिंगल क्रोमोसोम्स प्रेजेंट, और इसमें सिर्फ एक क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है प्रोकार्योटिक सेल्स में। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं प्रोकार्योटिक सेल्स का, तो हो जाएगा एग्जाम्पल में बैक्टीरिया। सेकेंड टाइप ऑफ सेल यूकार्योटिक सेल्स। यूकार्योटिक सेल्स क्या होते हैं, लार्ज इन साइज। प्रोकार्योटिक सेल्स जो है वो छोटे साइज में होते हैं, लेकिन यूकार्योटिक सेल्स का जो साइज होता है वो लार्ज यानी कि बड़ा होता है। न्यूक्लियस सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो यूकार्योटिक सेल्स हैं इनका जो न्यूक्लियस है, ठीक है, इनका जो न्यूक्लियस है इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। मोर देन वन क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। ठीक है, इसमें एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें इसमें यूकार्योटिक सेल्स में, तो एग्जाम्पल हो जाएगा अमीबा, ह्यूमन, एनिमल और प्लांट। इन सभी अमीबा, ह्यूमन सेल, एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स, ये सभी यूकार्योटिक सेल्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेकेंड कंपोनेंट ऑफ सेल न्यूक्लियस के बारे में पढ़ने के बाद अब देखते हैं थर्ड कंपोनेंट ऑफ सेल जो होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के बारे में मैंने बताया था कि ये जेली टाइप लिक्विड होता है। ठीक है, मतलब ये एक्चुअल में जेली टाइप नहीं होता, थोड़ा थोड़ा होता है। सो साइटोप्लाज्म कहां पर प्रेजेंट होता है, ये दोनों सेल्स में होता है, एनिमल सेल्स में भी और प्लांट सेल्स में भी। ये आपको एक सेल दिखाई दे रहा है प्लांट सेल में। ठीक है, ये ओनियन पील का जो हमने बनाई थी स्लाइड उसका। ठीक है, सो ये जो खाली जगह दिखाई दे रही है, ठीक है, ब्लू ब्लू से कलर की जो खाली जगह दिखाई दे रही है, यहां पर होता है लिक्विड जिसे कहा जाता है साइटोप्लाज्म। इसी तरह से जो एनिमल सेल होता है उसमें भी ये खाली जगह जो दिखाई दे रही है ये होता है साइटोप्लाज्म, कि ये लिक्विड होता है एक तरह से। ठीक है, सो देख लेते हैं इसके बारे में। द लिक्विड पार्ट ऑफ द सेल इन विच द अदर ऑर्गेनल्स फ्लोट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। जो लिक्विड पार्ट होता है सेल का जिसमें अलग अलग ऑर्गेनल्स फ्लोट यानी कि तैर रहे होते हैं उसे कहा जाता है साइटोप्लाज्म। अब बात करते हैं ऑर्गेनल्स क्या होते हैं। जैसे हमारी बॉडी होती है इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया। इसी तरह से सेल्स के, ठीक है, मतलब जो हमारे बॉडी में ऑर्गन्स है वो हमारी बॉडी के लिए काम करते हैं, उसको मेंटेन रखने के लिए। इसी तरह सेल में भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं जो सेल को मेंटेन रखने के लिए काम करते हैं। ठीक है, उन्हीं को कहा जाता है ऑर्गेनल्स, और ये साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। और ये कौन कौन से ऑर्गेनल्स हैं, इनका काम क्या क्या है, ये नेक्स्ट पेजेस पर, हम आने वाले पेजेस पर पढ़ेंगे। ठीक है, जो साइटोप्लाज्म है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, फर्स्ट इज साइटोसोल। पहला जो पार्ट है उसे कहेंगे हम साइटोसोल, और दूसरा पार्ट जो है उसे कहेंगे हम सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, साइटोप्लाज्म को दो भागों में बांटा जाएगा, साइटोसोल और सेल ऑर्गेनल्स। सो साइटोसोल क्या होता है, द एक्वस कंपोनेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोसोल जो है ये एक्वस कंपोनेंट होता है। एक्वस यानी कि पानी। ठीक है, एक्वस का मतलब होता है वाटर। सो पानी वाला जो कंपोनेंट होता है उसे कहा जाता है साइटोसोल। और सेल ऑर्गेनल्स के बारे में मैं बता चुका हूं, फिर डेफिनेशन भी देख लेते हैं इसकी। These are the internal organ of the cell responsible for carrying out specific job to keep the cell alive. ये सेल के इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, किसी भी सेल के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं जो सेल के अलग अलग स्पेसिफिक जॉब्स, यानी कि अलग अलग जो ऑर्गेनल्स है उनका अलग अलग स्पेसिफिक वर्क है उनका। ठीक है, जो सेल को जिंदा रहने के लिए कुछ स्पेसिफिक वर्क्स करते हैं उन्हीं को कहा जाता है सेल ऑर्गेनल्स।
और ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब है आपके लिए क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन फॉर यू। क्वेश्चन यहां पर लिखा गया है, इसे अच्छी तरह से पढ़ें।